हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं लिविंग वर्ड की। और लिविंग वर्ड में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे थे, उनके विशिष्ट लक्षणों का क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, जिनमें मैंने आपको 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। कौन कौन से? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, उसके बाद में आ जाता है आपका जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शियसनेस है और इंट्रैक्शन है। इस प्रकार से आपको यहां पर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने हैं, जिसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिए। कौन कौन से? तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। और ध्यान में रखें कि हमने इन सारे कैरेक्टर को 2 कैटेगरी में भी डिवाइड किया था, नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग फीचर। यानी ऐसे लक्षण जिनके अपवाद, जिनके एक्सेप्शन हैं, तो उन्हें हमने नॉन डिफाइनिंग में रखा। जिनका कोई अपवाद नहीं है, विदाउट एक्सेप्शन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे फीचर्स को हम डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। तो जो आपका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की जो हमने बात की थी, वो कौन से फीचर थे? आपके नॉन डिफाइनिंग फीचर थे। अब हम डिफाइनिंग फीचर के अंदर बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो नेक्स्ट फीचर है, थर्ड फीचर, मेटाबॉलिज्म। एक्चुअल में होता क्या है मेटाबॉलिज्म? तो सिंपल सा देखो, बेसिक सी चीजें हैं ये सारी, आपको पहले से पता होनी चाहिए कि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम ऑफ द टोटल केमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में चलने वाली समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं का योग क्या कहलाता है? उपापचय कहलाता है। और इसीलिए मेटाबॉलिज्म या उपापचय में हम कहते हैं उपचय धन अपचय, उपचय धन अपचय। तो आप ध्यान में रखें कि बॉडी के अंदर 2 प्रकार की क्रियाएं हो सकती है, या तो किसी पदार्थ का निर्माण और या फिर किसी पदार्थ का विखंडन। तो हम कह रहे हैं ना कि शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाओं का योग। तो समस्त रासायनिक क्रियाओं में 2 प्रकार की रासायनिक क्रियाएं, या तो उपचय होगा या फिर अपचय होगा। तो आप ध्यान में रखें यहां पर कि मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। अब हम बात कर लेते हैं, इसे हमने क्या कहा है? डिफाइनिंग फीचर कहा है। डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है निरपवाद, यानी जिसका कोई अपवाद नहीं। तो आप ध्यान में रखें, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जितने भी निर्जीव अवयव हैं, उनके अंदर कभी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस नहीं चलती। दैट मीन्स क्या? बॉडी के बाहर या कोशिका के बाहर रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं चलती है। रासायनिक अभिक्रियाएं शरीर के बाहर भी क्या होती हैं? संपन्न होती हैं, लेकिन उन्हें हम मेटाबॉलिज्म के अंदर काउंट नहीं करते हैं। तो ध्यान में रखें आप कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है या निर्जीव के अंदर मेटाबॉलिज्म एब्सेंट होता है। अब देखें, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी सजीव हैं आपके, सजीव में कौन कौन से? तो देखें, एक कोशिकीय हो गए, बहुकोशिकीय हो गए, प्रोकैरियोट्स हो गए, यूकैरियोट्स हो गए, पादप हो गए, जंतु हो गए। इन सभी के अंदर केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं चलती हैं, और इन्हीं को हम मेटाबॉलिज्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ध्यान में रखें, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें कुछ एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया हो गए, प्लांट, एनिमल, फंजाई, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है। अब बात करें यहां पर कि एक्चुअल में मेटाबॉलिज्म है क्या। तो मैंने आपको पहले तो यहां बता दिया कि मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, या फिर आप कह सकते हैं सम ऑफ द कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन। तो देखें, उपापचय में 2 प्रकार की अभिक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। ये 2 प्रकार की अभिक्रियाएं कौन कौन सी? तो एक आ जाता है आपका एनाबॉलिज्म और दूसरा आ जाता है आपका कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, जिसे हम कहते हैं संश्लेषणकारी अभिक्रियाएं। एनाबॉलिज्म से अभिप्राय क्या है? संश्लेषणकारी अभिक्रियाएं। और कैटाबॉलिज्म से अभिप्राय क्या है? विखंडनकारी अभिक्रियाएं। अब संश्लेषण यानी किसी पदार्थ का निर्माण होना। जैसे एग्जाम्पल, किसी पदार्थ का निर्माण होना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 ग्लूकोज का यहां पर क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है।
कार्बनिक पदार्थ का ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, वह कैसी है, संश्लेषणकारी या एनाबॉलिक रिएक्शन है। इसके विपरीत अगर हम बात करें कैटाबॉलिज्म की, तो देखिए कैटाबॉलिज्म में आपके पास में C6H12O6 एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक शर्करा का मॉलिक्यूल है, और यह जो शर्करा का मॉलिक्यूल है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में एनर्जी मुक्त करता है। तो क्या हुआ, यहां पर ग्लूकोज का निर्माण हो रहा था और यहां पर ग्लूकोज का क्या हो रहा है, विखंडन हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, और इससे निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग पुनः उपापचय में कर लिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे आप क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म, और किसी पदार्थ का यदि विखंडन होता है तो इसे आप कहते हैं यहां पर कैटाबॉलिज्म। एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा, एक एक एग्जाम्पल मैंने बताया है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। संश्लेषणकारी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है आपका फोटोसिंथेसिस, और जो कैटाबॉलिज्म है, जो विखंडनकारी अभिक्रिया, विघटनकारी अभिक्रिया है, उसका एग्जाम्पल है आपका रेस्पिरेशन। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी ने दिया है, और इसी तरह के स्टेटमेंट हमारे नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एनसीईआरटी मस्ट रीड करनी है, ध्यान में रखिएगा। और एक पॉइंट और आपको बता दूं कि जो चीज मेरे यहां पर बोर्ड पर है, जो मैं आपको बोर्ड पर बता रहा हूं, चाहे वो कोई डेफिनेशन हुई, कोई सेंटेंस हुआ, यह आपको एज इट इज नोट डाउन करना है, नोट्स की फॉर्म में, फेयर फॉर्म में। ध्यान में रखिएगा, जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तब मैं ये सारे के सारे नोट्स चेक करूंगा। तो आप ध्यान में रखें कि आपको ये नोट्स बनाने हैं, बिकॉज ऑफ एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स में यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और एनसीईआरटी को ही पढ़ाया जा रहा है। तो पहले आप नोट्स रीड करें और उसके बाद में आप एनसीईआरटी को फर्दर साथ साथ में रीड आउट कीजिए। बेटा देखो, पेपर आपको एनसीईआरटी से ही मिलने वाला है नीट के अंदर, और 90 में से लगभग 80 क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि एनसीईआरटी के स्टेटमेंट वाइज उठकर आते हैं और कंसेप्चुअल उठ के आते हैं। तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी तो वो आपके क्वेश्चन अटेंड होंगे, और एनसीईआरटी आप विदाउट नोट्स नहीं पढ़ सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें कंफ्यूजन्स होते हैं, जिनमें बहुत सारे जो है कह सकते हैं कि आप फंडे होते हैं, कंसेप्ट होते हैं। तो विदाउट कंसेप्ट, विदाउट फंडे आप जो है डायरेक्ट एनसीईआरटी को रीड करेंगे, दिमाग चकरा जाएगा आपका। तो आपको मैं बिल्कुल सिंपली एक एक टॉपिक इजी वे में समझा रहा हूं कि आप पहले नोट्स कैरी कीजिए, आप नोट्स जो है इनको नोट डाउन कीजिए, इनको समझिए, और उसके बाद में आप एनसीईआरटी को एक सिंपल वे में रीड करेंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगी। तो हम बात कर रहे थे यहां पर, देखिए कि एक एनसीईआरटी ने एक पॉइंट दिया है, इन विट्रो। देखिए इन विट्रो कंडीशन या पात्रे, जिसे आप कह सकते हैं शरीर के बाहर, पात्रे या इन विट्रो का मतलब क्या होता है, शरीर के बाहर। अब आपको एक टर्म भी पता होगी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी शरीर के बाहर निषेचन की प्रक्रिया होना, उसी को अपन क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, इन विट्रो यानी इसका मतलब होता है पात्रे, और अगर कहीं टर्म आ जाए इन विवो, कहीं टर्म आ जाए इन विवो, तो इन विवो से अभिप्राय होता है जीवे, और जीवे का मतलब होता है जीव में, यानी प्राणी के शरीर के भीतर अगर कोई प्रक्रिया हो रही है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, इन विवो। तो मेटाबॉलिज्म को आप क्या कह सकते हैं, इन विवो कंडीशन कह सकते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर चल रही है, एक सेल के अंदर चल रही है। लेकिन इन विट्रो की बात करें तो इन विट्रो का मतलब बॉडी के बाहर किसी पात्र में, किसी परख नली में, किसी बीकर में चलने वाली अभिक्रिया है। अब देखें कि इन विट्रो जो है ये सारी अभिक्रियाएं, जितनी भी केमिकल रिएक्शन है जो टेस्ट ट्यूब में हम करवाते हैं लेबोरेटरी में, वो ना तो ये सजीव हैं और ना ही निर्जीव है। ये क्या बात हुई, हमने तो कहा कि ये डिफाइनिंग फीचर है,
मेटाबॉलिज्म जो है वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल के अंदर होता है ना। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, एनसीईआरटी कह रही है कि इन विट्रो कंडीशन में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है ये अभिक्रियाएं ना तो सजीव हैं और ना ही निर्जीव हैं। तो आप ध्यान में रखें क्यों कहा, तो इस स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन है वो यहां रहा, ये क्रियाएं जीवित नहीं परंतु जैविक है। ये क्रियाएं जीवित नहीं परंतु जैविक है। इससे अभिप्राय क्या कि एक शरीर के भीतर चलने वाली क्रियाएं ही मेटाबॉलिज्म में इंक्लूड होती हैं, और इसी प्रकार की जैसी एक कोशिका के भीतर चल रही है वैसी ही अभिक्रिया आप परख नली में शरीर के बाहर यदि करवा रहे हैं तो वो जो अभिक्रिया है आपकी उसे आप जीवित नहीं कहेंगे, उसे आप क्या कहेंगे, जैविक कहेंगे। इट मीन्स आप ध्यान में रखें दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नॉट लिविंग बट दे आर बायोलॉजिकल। क्या हो सकती है, बायोलॉजिकल हो सकती है, जैविक हो सकती है, क्योंकि प्रोटीन का जो विखंडन है वो प्रोटीएज एंजाइम की उपस्थिति में हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, और उसी एंजाइम से आप परख नली के अंदर भी वो अभिक्रिया करवा सकते हो। लेकिन जब विदाउट सेल्यूलर मीडिया इस प्रकार की कोई प्रक्रिया या इस प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसे आप जीवित नहीं कहेंगे। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें, जीवित नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, जैविक कहेंगे। तो इतनी सी बात थी आपकी किसके बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में।